So, hello everyone, very good evening. We'll move on to the next colligative property, that is the third one, which is depression in freezing point. Third colligative property, depression in freezing point. राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें बात करते हैं an ideal solution having non-volatile solute dissolved in a liquid solvent will freeze at a temperature less than freezing temperature of pure solvent. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो अगर हमने सॉल्वेंट ले लिया, क्या हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया, अगर हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, मतलब फ्रीजिंग ऑफ वाटर अगर हम बात करें H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, करेंगे ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग जनरली लेते हैं, ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं an ideal solution having, सपोज करो वाटर प्लस यूरिया, ठीक है, तो इस सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन will be less than freezing point of H2O. मतलब solution will freeze at a lesser temperature than what? Than water. Getting? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, that means freezing temperature of water अगर हमने कितना लिया है 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो फिर freezing temperature of सोल्यूशन क्या होगा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है कितने पे होता है, एट 1 atm. दिस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm. गेटिंग ना, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, विल बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस एट व्हाट 1 atm. राइट, तो जैसे इट कैन बी, जैसे एग्जाम्पल इट कैन बी -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग राइट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि therefore ideal solution shows ideal solution having non-volatile
solute in a liquid solvent shows what? Lowering in freezing point या lowering in freezing temperature, shows lowering in freezing temperature और lowering बोलो या और डिप्रेशन, जैसे हमने देखा था लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एग्जैक्टली वही सेम रहेगा. डिप्रेशन, लोवरिंग और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर. करेक्ट, राइट. तो यहां से हमने क्या देखा कि freezing point of solution is less than freezing point of pure solvent, that is water, right. तो इसका मतलब क्या, let delta TF, delta TF को क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं delta TF, let this be the depression in freezing point. जैसे हमने देखा था लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सो लेट लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या था, डेल्टा पी था ना, उसी तरह लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टीएफ, राइट. सो लेट दिस बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट. सो दिस डेल्टा टीएफ इज गिवन बाय हमने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकाला था, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, है कि नहीं. उसी तरह से लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ विल बी गिवन बाय फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन. डेल्टा टीएफ इज गिवन बाय फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस freezing temperature of solution, getting ना. and delta TF जो है this will be a positive quantity, this will be a positive value. This is a third colligative property which we are studying about. This is a positive value, delta TF, getting ना, right. This is a positive value, right. तो जैसे for example freezing point of water as a solvent कितना लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कोई सा भी एक्वस सोल्यूशन है, वाटर एज सॉल्वेंट ऐसा है, और हमारे पास क्या है, मान लो आइडियल सोल्यूशन है विच इज H2O प्लस यूरिया. यूरिया कैसा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. तो इस आइडियल सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर हम लोग कितना मान ले, फ्रीजिंग टेम्परेचर आइडियल सोल्यूशन मान लेते हैं कितना, -2 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट ना. तो अगर इसको हम लोग बोले 0 डिग्री सेल्सियस और कितना 273 केल्विन, ये -2 डिग्री सेल्सियस और 273 प्लस केल्विन में निकालेंगे ना, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, 273 प्लस -2 कितना हो गया, 271 केल्विन, ठीक है. तो अगर हमें डेल्टा टीएफ निकालना है, therefore डेल्टा टीएफ इन सिंपल टर्म्स क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ हो जाएगा कितना, दिस इज इक्वल टू फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ आइडियल सोल्यूशन. कितना प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ये हो गया कितना 273 केल्विन, माइनस अगर हमने केल्विन रखा, माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन कितना निकाला हमने 271 केल्विन, ठीक है. सो कितना हो गया ये 271 केल्विन, राइट. तो ये कितना आ गया, ये आ गया वैल्यू इज 2 केल्विन, राइट. यही चीज अगर हम लोग टेम्परेचर्स को रखते हैं किसमें, डिग्री सेल्सियस में, ये आ गया वैल्यू बिकम्स कितना 2 केल्विन. यही चीज अगर हम लोग टेम्परेचर्स को रखते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन,
प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। सो कितना आ गया ये आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से वही बात जैसा हमने डेल्टा टीवी में देखा था, डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। करें उसको हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर ये डिग्री सेल्सियस में आया है तो हम लोग उसको डिग्री केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें 273 ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। सो डेल्टा टीएफ, देयरफॉर डेल्टा टीएफ मतलब लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इज सेम एज डेल्टा टीएफ in what Kelvin is same as delta TF in Kelvin, right? अच्छा, उसके बाद अभी यहीं से अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो यहां से हमारे पास क्या आया, डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हमें यहां से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो ये कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस कितना, डेल्टा टीएफ। बात समझे कितना, यस, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब सोल्यूशन फ्रीज होता है, जैसा मैंने तुम्हें बॉइलिंग के टाइम पे बताया था कि जब सोल्यूशन बॉइल होता है तो उसमें जो है प्योर सॉल्वेंट का बस बॉइलिंग होता है, सोल्यूट का कभी बॉइलिंग नहीं होता, सोल्यूट एज इट इज रहता है, गेटिंग ना। उसी तरह से व्हेन द सोल्यूशन इज गेटिंग फ्रोजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बिकॉज इसके बाद हम जो यूज करेंगे, इसके इंफॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज करेंगे हम लोग, राइट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि when a solution is frozen, only the solvent component present in the solution gets frozen, getting na। solute, non volatile solute, non-volatile solute, non-volatile solute will not freeze, non-volatile solute will not freeze, simple। जब कभी भी सोल्यूशन का फ्रीजिंग होता है उसमें जो प्योर सॉल्वेंट पार्ट है बस उसी का फ्रीजिंग होता है, ठीक है। जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका फ्रीजिंग जो है वो नहीं होता है। जैसे हमने वेपराइजेशन में पढ़ा था, जब कभी भी सोल्यूशन वेपराइज होता है जो सॉल्वेंट पार्ट है वही वेपराइज होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो वो वेपराइज नहीं होता, वो कैसा रहता है, वो एज इट इज रहता है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर सोल्यूशन जो है हमारे पास, जो सोल्यूशन है उसके कैसे दो कंपोनेंट्स है ना, उसके पास क्या है, सॉल्वेंट है, गेटिंग। सॉल्वेंट का क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, राइट। एंड जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है, गेटिंग, इज इक्वल टू बी। ये क्या लिया था हमने, ये लिया था हमने ए, राइट। दिस विल नॉट अंडरगो फ्रीजिंग, नो फ्रीजिंग, नो फ्रीजिंग, राइट। अच्छा, तो यही चीज हमने ऐसे तो इसके बेसिस से अगर हम लोग यहां पे बात करें, ये जैसे हमने ये इक्वेशन लिखा था, क्या इक्वेशन लिखा था, फ्रीजिंग ऑफ
सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट का जो इक्वेशन है H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, तो यहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में ना, है कि नहीं। मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होना। पानी को आइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको ठंडा करते हैं ना, मतलब क्या, सिस्टम से हीट को रिमूव किया जाता है। गेटिंग, मतलब क्या, सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, वाटर हीट को रिलीज कर देता है, इस वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, इसका डेल्टा एच, इसका इक्वेशन का फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच फ्यूजन, इसको कहा जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन। अभी बताऊंगा सारी चीजें। और ये कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। गेटिंग ना, बिकॉज वाटर को फ्रीज करने के लिए उससे हीट निकालना, ठंडा करना पड़ता है, मतलब उससे हीट निकालना पड़ता है। गेटिंग ना, राइट, डेल्टा एच फ्यूजन। अब सोल्यूशन में जो फ्रीजिंग हो रहा है उसमें भी क्या, वही सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है ना। सोल्यूशन में जो फ्रीजिंग हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वही सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ सोल्यूशन, डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ सोल्यूशन विल बी सेम एज व्हाट, जैसे हमने देखा था डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सोल्यूशन was same as delta H vaporization of water, उसी तरह delta H fusion of solution will be same as delta H fusion of solvent, because fusion जो हो रहा है किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का ही हो रहा है ना। गेटिंग, सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो चेंज नहीं होगा। गेटिंग, राइट, ये चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज, यहां पे अगर हम लोग ऐसे बात करें, सपोज करो ये मैंने बनाया क्या, प्योर सॉल्वेंट, ये लिखा प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा प्योर सॉल्वेंट, ये है हमारे पास क्या, प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड फेज है ना सॉल्वेंट का, ये हो गया क्या, दिस बिकम्स द लिक्विड फेज ऑफ द सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट का लिक्विड फेज हो गया, ठीक है। अभी अगर ये सॉल्वेंट का लिक्विड फेज हो गया तो इसमें एंट्रोपी, मतलब इसमें कुछ रैंडमनेस होगा, तो ये क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ वाटर, एंट्रोपी ऑफ वाटर, इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग S1 मान लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है। इसको हमने ले लिया एंट्रोपी ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज, ये क्या मान लिया हमने, इसको हमने मान लिया S1, ठीक है। अब ये वाटर जो है, सपोज करो दिस वाटर गेट्स फ्रोजन, गेटिंग ना, और जब ये पानी फ्रीज हो गया तो इसने क्या बना लिया, यहां पे इसने आइस बना लिया, ये मान लो क्या है, दिस इज आइस है, विच इज व्हाट, फ्रोजन वाटर, ये आइस है ना, फ्रोजन वाटर, समझे क्या, राइट। एंड इसका ये कैसा, ये सॉलिड रहेगा ना, ये तो सॉलिड रहेगा ना, सॉलिड रहेगा मतलब इसमें रैंडमनेस कम रहेगा, ठीक है। तो लेट एस बी द एंट्रोपी ऑफ आइस, मतलब रैंडमनेस इन आइस, एंट्रोपी ऑफ आइस कितना मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग एस मान लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ आइस, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में यहां पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये ऐसे, तो यहां पे लिक्विड से, यहां पे लिक्विड से आइस में आने में H2O, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, change in entropy on change in entropy
फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब क्या, डेल्टा S1 फ्रीजिंग ऑफ वाटर, चेंज इन एंट्रोपी फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब डेल्टा S वाटर। जब वाटर था तो एंट्रोपी कितना था, S1 था, और जब आइस बन गया तो एंट्रोपी कितना हो गया, S हो गया। गेटिंग ना, हमें पता है कि ये लिक्विड है तो ये ज्यादा होगा, और ये कैसा है, ये आइस से सॉलिड है, मतलब ये क्या होगा, कम होगा, बिकॉज आइस में रैंडमनेस क्या होता है, कम होता है। गेटिंग, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर कितना हो गया, S1 माइनस S, है कि नहीं, राइट, ऑब्वियसली, राइट। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं यहीं पे लूं, क्या, यहीं पे सपोज करो, इफ आई जस्ट कंसिडर एन आइडियल सोल्यूशन, यहां पे अगर मान लो मैं एक आइडियल सोल्यूशन ले लेता हूं, मान लो यहां पे अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं एक आइडियल सोल्यूशन, ideal solution, that means water, pure solvent, प्लस अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट B। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि चलो ठीक है, पहले हम लोग यहां पे आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो सपोज करो मैं इसको यहां पे ऐसा this is यहां से ये क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। दिस इज आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। और इस आइडियल सोल्यूशन में क्या है, इस आइडियल सोल्यूशन में हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, जैसा मैंने बताया पहले, ये जो सोल्यूशन है अपने पास, इसके पास क्या है, इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है H2O लिक्विड और एक कंपोनेंट है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट B। करेंगे ना, राइट। तो ये है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, दिस इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये H2O लिक्विड है। H2O लिक्विड क्या होगा, फ्रीज होगा H2O सॉलिड में। गेटिंग ना, और मतलब अगर हम यहां पे इसका फ्रीजिंग किया जाए, ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन आया जो है, इसको अगर फ्रीज किया जाए, यहां से अगर हम इसको ऐसा फ्रीज करते हैं, सोल्यूशन सब्जेक्टेड टू व्हाट, फ्रीजिंग। तो अगर हमने सोल्यूशन को फ्रीज किया तो यहां पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, फ्रोजन सोल्यूशन आएगा, और ये फ्रोजन सोल्यूशन जो होगा क्या होगा, दिस इज अगेन व्हाट, आइस विच इज फॉर्म्ड, आइस फॉर्म्ड। क्यों आइस फॉर्म होगा, बिकॉज सोल्यूशन जब फ्रीज होता है तो सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्ट है वही फ्रीज होता है। गेटिंग ना, इसका मतलब यहां पे जो आइस फॉर्म हुआ तो इसका भी एंट्रोपी ऑफ आइस कितना आएगा, सेम आएगा जितना हमने यहां पे लिया था। गेटिंग ना, ये क्या है, आइस फॉर्म्ड विच इज व्हाट, सॉलिड, सॉलिड, राइट। तो इसका भी कितना आएगा, एंट्रोपी ऑफ आइस, अभी आइस का एंट्रोपी तो सेम ही रहेगा ना, इज इक्वल टू कितना लिया हमने, S लिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये सोल्यूशन है, मैंने ऑलरेडी बताया कि सोल्यूशन में जो सोल्यूशन फेज में जो रैंडमनेस होता है, उसका रैंडमनेस जो है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सोल्यूशन है, अगर मैं यहां पे लिखूं इसको, एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हमने ले लिया, इसको हमने ले लिया, इधर पे कितना लिया था, इधर पे S1 लिया था, तो एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2, एंड दिस S2 इज व्हाट, मोर देन S1। S1 क्या था, एंट्रोपी ऑफ प्योर वाटर था। ठीक है, तो इस वाले पूरे प्रोसेस में
ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ, इस वाले पूरे प्रोसेस में अगर मैं पूछूं कि इन दिस एंटायर प्रोसेस in this entire process what is the change in entropy? Change in entropy during freezing of solution. Change in entropy during freezing of solution. Yes, क्या मान लेंगे इसको? डेल्टा S2, राइट. एंट्रोपी में चेंज तो आएगा ना, ये हो जाएगा डेल्टा S2, गेटिंग. एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना? पहले एंट्रोपी कितना था? पहले एंट्रोपी सोल्यूशन का एंट्रोपी कितना? S2 था. फिर जब फ्रीज हो गया तो एंट्रोपी कितना हो गया? आइस बन गया ना, एंट्रोपी कितना हो गया? S बन गया. ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? S2 माइनस S. ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन, change in entropy of solution, delta S of solution is equal to कितना? S2 minus S. Getting right? तो अगर हमें यहां से कंपैरिजन करना हो कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर ज्यादा है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन ज्यादा है, गेटिंग ना, राइट. तो इसका सिंपल सा एक पॉइंट है, किस तरह से कंपेयर करेंगे? हमें दिख रहा है यहां से चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर कैसे निकाला हमने? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर हमने कैसे निकाला? अगर हम सिंपल से कंपैरिजन करने जाएं, अगर मान लो ये वाला लाइन मान लो क्या है? दिस इज एंट्रोपी ऑफ वाटर. एंट्रोपी ऑफ वाटर से ज्यादा किसका एंट्रोपी है? एंट्रोपी ऑफ वाटर से ज्यादा है एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन. ये मान लो कितना है? S1 है. ठीक है, और ये मान लो कितना है? S2 है. ठीक है, वाटर और सोल्यूशन दोनों फ्रीज होके एक ही स्टेट पे आए ना, मतलब किस पे आए? आइस पे आए. मतलब ये वाला लाइन क्या हो गया? ये वाला लाइन हो गया एंट्रोपी ऑफ आइस, गेटिंग. तो ये हो गया क्या? ये हो गया एंट्रोपी ऑफ आइस. ठीक है, सो डेल्टा यहां से देख लो, खुद ही देख लो, ये आया ना चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर, डेल्टा S ऑफ वाटर. एंड यहां से ये क्या है? ये क्या है? दिस इज व्हाट? डेल्टा S ऑफ सोल्यूशन. तो यहां से क्या दिख रहा है? यहां से क्या दिख रहा है? क्या ज्यादा है? डेल्टा S ऑफ सोल्यूशन ज्यादा है कि डेल्टा S ऑफ वाटर ज्यादा है? तो हमें एक चीज एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है कि दोनों में, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें ये पता चल रहा है कि यहां से हमको ये पता चल रहा है, from here we can say that therefore delta S of solution is more than delta S of water. ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने तुम्हें बताई. ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई? उसका रीजन है, बिकॉज अब मैं बताने जा रहा हूं थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन या थर्मोडायनेमिक रीजन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. कि भाई आखिर ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये सारी जितनी भी मैंने चीजें बताई, ठीक है, अब इन सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे टू लुक अप टू द रीजन फॉर थर्मोडायनेमिक रीजन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. समझा क्या? राइट. तो यहां से लेट अस मूव ऑन टू थर्मोडायनेमिक reason for depression of freezing point. ठीक है, नाउ यहां से अभी मैंने जितनी सारी चीजें बताई वही सब मैं यूज करूंगा. ठीक है, थर्मोडायनेमिक reason for depression of freezing point. कि भाई आखिर ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
फॉर प्योर सॉल्वेंट अगर हम बात करें, फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए freezing of pure solvent. If we talk about freezing of pure solvent, ठीक है, तो if we talk about freezing of pure solvent, तो सपोज करो हमने वाटर लिया एज अ एग्जाम्पल, H2O liquid will be frozen, will freeze into what? It will freeze into H2O solid, ठीक है, इट विल फ्रीज इनटू H2O सॉलिड, और इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू कितना? डेल्टा H फ्यूजन, और ये कैसा होगा? ये नेगेटिव होगा, मतलब फ्रीजिंग इज व्हाट? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, गेटिंग राइट। तो इसके हिसाब से दिस अकर्स एट, किस टेम्परेचर पे अकर होता है? दिस अकर्स एट, सपोज करो अकरिंग एट कितना? 180 एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? एट इक्विलिब्रियम पे ये इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में आता है? अगर प्रेशर 180 है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ रहा है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो पहली बात, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू कितना? डेल्टा एच फ्यूजन माइनस कितना? माइनस टी, मतलब कौन सा टेम्परेचर? फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ वाटर, माइनस, चलो इसको बाद में लिखता हूं, ऐसा भी ऐसे ही लिखता हूं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गेटिंग। तो ये वाटर का फ्रीजिंग है ना, तो यहां पे डेल्टा एस हमने जो यहां पे निकाला था, गेटिंग ना, यहां पे हमने निकाला था ना डेल्टा एस, ये इधर पे ये डेल्टा एस, दिस डेल्टा एस ऑफ वाटर, वही वाला पड़ेगा, बिकॉज हम लोग यहां पे वाटर के फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गेटिंग, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना? 0, राइट, बिकॉज इक्विलिब्रियम में ये डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच इज एक्चुअली डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है, और डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस इज एक्चुअली डेल्टा एस ऑफ वाटर, जो हमने निकाला अभी, विच इज S1 माइनस एस, राइट। तो और इसके हिसाब से T क्या है? T इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, विच इज इक्वल टू कितना? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन कितना? अपॉन कितना? डेल्टा एस ऑफ वाटर। ये आया किसके लिए? ये आया हमें, ये हमें निकल कर आया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, हमको ये मिला, ठीक है, राइट। अब अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, फॉर सॉल्यूशन, फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, if I talk about freezing of solution, if I talk about freezing of solution, तो freezing of solution में क्या होगा? हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कैसे? एक कंपोनेंट है हमारे पास क्या? H2O लिक्विड, जो कि क्या होगा? फ्रीज होगा, यस, which will undergo what? Freezing, will give what? H2O solid। और एक कंपोनेंट क्या है? नॉन वोलाटाइल
सल्यूट बी, इसका जो है फ्रीजिंग नहीं होता क्योंकि वाटर का ही फ्रीजिंग हो रहा है, गेटिंग। तो फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन विल बी सेम एज व्हाट, डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ वाटर, जिसको हम लोग सिंपली कितना ले लें, डेल्टा एच फ्यूजन, जो कि कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, राइट। तो इसके लिए एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, इफ यू टॉक अबाउट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, विच विल बी इक्वल टू कितना, 0, गेटिंग, वेयर डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ सोल्यूशन विच इज सेम एज डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ वाटर, जो कि कितना लिया है, डेल्टा एच फ्यूजन लिया है, ठीक है, राइट। उसके बाद ये डेल्टा एस क्या है, हम लोग सोल्यूशन के फ्रीजिंग की बात करें ना, तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, जो कि हमने कितना लिया था, जो कि हमने लिया था S2 minus S, and this quantity, this entire quantity is more than, अभी देखा हमने, this entire quantity is more than what, delta S of water, right। so यहां पे ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, यहां पे जो टेम्परेचर है, इस वाले इक्वेशन में टेम्परेचर है ना, कौन सा टेम्परेचर है, दिस इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो टेम्परेचर है हमारे पास T, दिस इज व्हाट, नथिंग बट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, बिकॉज दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज व्हाट, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज 0 ना, राइट। तो यहां से T कितना हो जाएगा, T आ जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, वैल्यूज डाल देंगे, कितना हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा H फ्यूजन अपॉन कितना, डेल्टा S2, getting right। तो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, हमें यहां से क्या समझ में आता है, हमें यहां से एक बात समझ में आ रही है एकदम क्लियर कि यहां से अगर इफ यू जस्ट नाउ कंपेयर, अगर हम कंपैरिजन के मोड में आए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमने क्या देखा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमने देखा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा S1, समझे क्या, राइट। एंड उसके बाद हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या देखा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमने देखा कितना, डेल्टा एच अपॉन कितना, डेल्टा S2, राइट। तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा S1 बड़ा है कि डेल्टा S2 बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज हमने देखा डेल्टा S2 इज बिगर, दिस इज बिगर, यस, दिस इज बिगर in magnitude, this is greater in what, magnitude na, this is greater in magnitude, right, and this one is what, this one is lesser in magnitude। डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों के बराबर है, तो क्या लगता है क्या पड़ा होगा, यहां पे ग्रेटर डिनोमिनेटर है, यहां पे लेसर डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर दोनों से में, तो कौन बिगर है, डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज बिगर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, therefore what, freezing point of water is more than what, freezing point of solution। इसका मतलब प्रूव हो गया, it means that there occurs, hence there occurs depression of freezing temperature when what, non-volatile solute
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added to pure solvent, राइट। तो ये हो गया इसका रीजन कि भाई आखिर क्यों देयर अकर्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू, जल्दी से फटाफट लेट अस मूव ऑन टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा टीएफ। जल्दी से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा टीएफ, राइट। तो यहां से अगर हम आगे बढ़े, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा टीएफ, मैथमेटिकल calculation of delta TF, mathematical calculation of delta TF, ठीक है। तो जस्ट पे अटेंशन केयरफुली। तो इसको भी मैं पहले ग्राफ से ही बताऊंगा। using vapor pressure versus temperature graph, using vapor pressure versus temperature graph, ठीक है, right। now important point, सॉलिड फ्रीजेस, सॉरी लिक्विड, या हाँ ठीक है, लिक्विड फ्रीजेस व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid। अभी ये चीज समझ में आएगी, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये वाली चीज हम लोग यूज करेंगे इस ग्राफ में। किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे, देखो ध्यान से। ये चीज मैंने तुम्हें फेज डायग्राम में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। I've already taught you this thing in the phase diagram। मान लेते हैं कि ऐसा है ये, ठीक है। इतना रखते हैं इसको, ये ऐसे, ये ऐसे। ये जो है वर्टिकल एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं हम लोग, वर्टिकल एक्सिस में हम लोग दिखा रहे हैं क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है, राइट। नाउ क्योंकि हमने देखा है कि सॉलिड फेज में क्या है, सॉलिड फेज में देयर इज ओनली फ्रोजन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, सॉलिड फेज में देयर इज ओनली फ्रोजन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आइस। यहां पे भी क्या है, सॉलिड फेज में देयर इज ओनली व्हाट, फ्रोजन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज व्हाट, आइस, गेटिंग। तो यहां पे हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, इसके हिसाब से ऑलमोस्ट हल्का सा कर्व दिखाऊंगा। ग्राफ शोइंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, गेटिंग ना, लाइक दिस, राइट, एंड ग्राफ शोइंग वेपर प्रेशर ऑफ, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ता, ग्राफ शोइंग, चलो ग्रीन से बना देता, थोड़ा ऊपर बनाता। इसको ग्राफ में ज्यादा समझना नहीं, बस देख लो कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ग्राफ शोइंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ठीक है, दिस इज द ग्राफ शोइंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, एंड इसके बाद
ग्राफ शोइंग, ब्लू वाला ग्राफ जो है इट शोज वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, इट शोज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। गेटिंग? तो यहां पे दिस इज फर्स्ट, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ हमें शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ आइस, हम लोग वाटर को मान लेते हैं अपना प्योर सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ आइस मतलब फ्रोजन फॉर्म, ठीक है ना, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ आइस, एंड दिस ग्राफ इज व्हाट, शोइंग व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हमने देखा है जो आइस होता है उससे भी वेपर निकलता है ना, तो उसका भी वेपर प्रेशर होगा ना, सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, वाटर, राइट। एंड दोनों ग्राफ कहां पे मीट किए, दोनों ग्राफ यहां पे मीट किए, दोनों ग्राफ इस वाले पॉइंट पे मीट किए। तो ये वाला पॉइंट क्या बताएगा हमें, ये वाला पॉइंट इन जनरल हमको बताएगा इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये हमको ये वाला टेम्परेचर कौन सा आएगा, ये वाला टेम्परेचर हमारे पास आएगा, ये टेम्परेचर आएगा हमारे पास क्या, दिस टेम्परेचर विल बी कितना, दिस टेम्परेचर विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, दिस टेम्परेचर विल बी कितना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो ये चीज मैंने कहा था कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मैं इस चीज की बात कर रहा था कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वहां पे क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, इसके कैलकुलेशन में आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, मैं यहां पे ऐसा मान लेता हूं कि हमारे पास तीन चीजें हैं, फटाफट से शॉर्ट डायग्राम में, ये हमारे पास जो है ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है सॉल्यूशन वन, मतलब प्योर सॉल्वेंट हमारे पास यहां पे क्या है, ये है वाटर, ठीक है। मास ऑफ वाटर हमने कितना लिया है, मान लो कितना, 1000 ग्राम लिया है, राइट। सॉल्यूशन वन मतलब क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी, मतलब वही प्योर वाटर प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी, दिस इज व्हाट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। और इसमें सपोज कर लो मास ऑफ वाटर हमने कितना रखा है, सेम रखा है कितना, 1000 ग्राम, एंड मोल्स ऑफ बी हमने कितने रखे, N1 रखे, एंड हमारे पास अगला क्या है, दिस इज सोल्यूशन वन, इस तरह से रोमन में बनाया, एंड अगला हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये है हमारे पास, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है सोल्यूशन 2, समझे क्या, ये है हमारे पास सोल्यूशन 2, ठीक है। इसमें भी क्या है, वही सेम वाटर है प्लस वही सेम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है, सेम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी, ठीक है। और इसमें जो है क्या करते हैं, मास ऑफ वाटर जो है कितना है, 1000 ग्राम है, और मोल्स ऑफ बी जो है कितने हैं, N2 है, सच दैट यहां पे N2 इज मोर देन N1। मतलब इसके पास क्या है, सोल्यूशन 2 के पास क्या है, सोल्यूशन 2 के पास क्या है, मोर सोल्यूट है ना, ज्यादा सोल्यूट है ना। अगर इसके पास ज्यादा सोल्यूट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अभी सपोज कर लो आई, हम लोग यहां पे क्या मान लेते हैं, आई ऑफ सोल्यूट कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं फॉर टाइम बीइंग, गेटिंग ना, या आई, या सीधे मोलैलिटी M1 कितना मान लेते हैं, मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ वाटर इनटू कितना 1000, ठीक है।
राइट। कितना हो गया ये हो गया N1 अपॉन 1000 इंटू 1000, कितना हो गया N1 हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, मोलालिटी M2 कितना मान लेते हैं हम लोग, ये कितना हो गया मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इंटू कितना 1000, विच इज कितना N2 अपॉन 1000 इंटू कितना 1000, ठीक है। तो यहां से मोलालिटी कितना आ गया, मोलालिटी आ गया N2। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज M1, दिस इज M1, मतलब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि क्या M1 इज लेस देन M2 और M2 इज मोर देन M1। इसका मतलब क्या, I इंटू मोलालिटी, I तो सेम रहेगा ना, I इंटू M1 इज लेस देन व्हाट, I इंटू कितना M2। इसका मतलब क्या, I इंटू मोलालिटी इज मोर फॉर सेकेंड सोल्यूशन ना, मतलब दिस हैज गॉट मोर सोल्यूट मीन्स दिस हैज गॉट मोर वैल्यू ऑफ, ग्रेटर वैल्यू ऑफ I इंटू मोलालिटी। अगर इसके पास ग्रेटर वैल्यू ऑफ I इंटू मोलालिटी, इसका मतलब क्या, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 के मुकाबले, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 में, इसका मतलब क्या हो गया, therefore lowering in vapor pressure of solution 1 is more than lowering in vapor pressure of solution 2, getting, but जैसा मैंने बताया vapor pressure of solution 1 will be, किसमें lowering ज्यादा हुआ है, lowering in vapor pressure of solution 1 will be लेस देन, बिकॉज I इंटू मोलालिटी किसमें ज्यादा है, सोल्यूशन 2 में ज्यादा है ना। तो जिसका I इंटू मोलालिटी ज्यादा होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज उसके ज्यादा होते हैं ना, मैंने बताया। सो I इंटू मोलालिटी सोल्यूशन 2 का ज्यादा है, I इंटू मोलालिटी किसका ज्यादा है, सोल्यूशन 2 का ज्यादा है ना, राइट। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर सोल्यूशन 2 में ज्यादा होगा, सोल्यूशन 1 में कम होगा, मगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 विल बी मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 2, क्योंकि सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर ज्यादा कम हो गया है, तभी वहां पे ज्यादा लोवरिंग आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या, सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कम है, सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अभी इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में अपने इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम जो ग्राफ की बात कर रहे थे, इसी चीज को हम लोग ग्राफ में इंप्लीमेंट करते हैं। मैं कहां बना रहा था ग्राफ, ऊपर बना रहा था, वेट, हाँ यहां पे इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब अब अगर मैं बनाऊं सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर, तो सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर क्या होगा, विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बिकॉज लोवरिंग वेपर प्रेशर आ गया। एंड सोल्यूशन 2 का जो वेपर प्रेशर विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एज वेल एज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1। इसका मतलब क्या हो गया, therefore ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, then vapor pressure of solution 1, then vapor pressure of solution 2, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे हम जो ग्राफ बना रहे थे, यहां पे अगर मैं सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर वाला ग्राफ अगर मैं बनाऊं, यहां पे इफ आई जस्ट ड्रॉ द वेपर प्रेशर ग्राफ फॉर सोल्यूशन 1, तो सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर ग्राफ कैसा होगा, विल बी बिलो द वेपर प्रेशर ग्राफ ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ये ग्राफ जो है वाटर के वेपर प्रेशर ग्राफ के नीचे आएगा, और इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते है कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, और यहां से किधर लेके जाएंगे इसको, ऑलमोस्ट मैं इसको यहां से ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन से लेकर जा रहा हूं, ठीक है। ये वाला लाइन जो है ब्लैक लाइन के बियॉन्ड, ये वाला पोर्शन जो है मैं ऐसा, इसको मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। दिस इज वेपर प्रेशर ग्राफ ऑफ सोल्यूशन 1, ठीक है। तो ये जो हो गया, दिस बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1। मैं इसको यहां पे लेबल करता हूं इस तरह से, रेड वाला ग्राफ सोल्यूशन 1 का है। उसी तरह से अगर मैं सोल्यूशन 2 का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं सोल्यूशन 2 का ग्राफ बनाऊंगा, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इफ आई जस्ट मेक द ग्राफ फॉर सोल्यूशन 2, तो अच्छा इससे पहले यहां से देखो जरा, सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर वाला ग्राफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड को कहां पे मीट कर रहा है, यहां पे मीट कर रहा है ना। इसका मतलब सोल्यूशन 1 किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा,
सोल्यूशन 1 जो है किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा? सोल्यूशन 1 जो है इट विल फ्रीज एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस बिकम्स नथिंग बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1। ठीक है, राइट। this point is the freezing point of water and this point is the freezing point of solution 1, right? now अब उसके बाद अगर हम लोग यहां से अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसका? सोल्यूशन 2 का, तो सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कैसा होगा? सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कैसा होगा? दिस इज सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कैसा होगा? इवन लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1। ठीक है, सो इट विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये लो, लेस देन वेपर प्रेशर सोल्यूशन 1। और इसको जो है मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको जो है मैं ऑलमोस्ट इसको ऐसे आई एम जस्ट शोइंग इट ऑलमोस्ट विद अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैंने थोड़ा मैग्निफाइड व्यू बनाया है, बट जस्ट रिमेंबर कि ये जो पोर्शन रहेगा दिस विल बी ऑलमोस्ट कैसा? स्ट्रेट लाइन। इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसको हटाता हूं पहले। राइट, एंड ये हो गया वेपर प्रेशर। राइट, एंड जब सोल्यूशन 2 फ्रीज होगा तो सोल्यूशन 2 का फ्रोजन फॉर्म क्या होगा? सोल्यूशन 2 का फ्रोजन फॉर्म विल बी व्हाट? ओनली आइस ना, तो वेपर प्रेशर विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो सोल्यूशन 2 कहां पे आके फ्रीज हुआ? दोनों के वेपर प्रेशर कहां पे बराबर हुए? यहां पे बराबर हुए। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे हो रहा है? देखो इस वाले टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, अब खुद ही बताओ, जरा देखकर बताओ। सोल्यूशन 2 का फ्रीजिंग पॉइंट किधर है? ये रहा सोल्यूशन 2 का फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको कैसे नीचे एक्सटेंड कर देंगे? क्या बोल देंगे? दिस इज व्हाट? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन 2। ठीक है, तो हमें देखो दिख रहा है यहां से, हमें देखो यहां से दिख रहा है, हमें यहां से पहली बात क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहां से ये दिखाई दे रहा है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन 2 जो है सबसे कम है, उसके बाद फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन 1 है, उसके बाद फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन क्या है? सॉरी, नॉट सोल्यूशन, वाटर है। मतलब इतना ज्यादा, फिर से एक बात हमें यहां से प्रूव हो गई कि जितना ज्यादा आई इनटू मोलालिटी उतना कम क्या? फ्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में था, तो एक पॉइंट हमें यहां से क्लियर हो गया क्या? कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई इनटू मोलालिटी लेसर विल बी व्हाट? फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं कि मोर I into molality means what? Lesser means what? Lesser freezing temperature. Depression freezing point नहीं है, ये freezing temperature है। Means what? Lesser freezing temperature। ये depression freezing point नहीं है, बस freezing temperature है। समझे क्या? राइट, अच्छा अब चलो, तो ये क्या था? इसको मैंने लेबल किया था, ये था फर्स्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया? सेकेंड। राइट, तो अब चलो हम लोग कैलकुलेशन में आते हैं। इसको सपोज करो मैं नेम कर देता हूं, इसको नेम कर देता हूं मैं क्या? ए। इस वाले पॉइंट को मैं नेम कर देता हूं सी, और इस वाले पॉइंट को मैं नेम कर देता हूं क्या? बी। ठीक है, उसी तरह से यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं क्या नेम कर देता हूं? इसको मैं नेम कर देता हूं ई, और यस, और इस वाले पॉइंट को मैं नेम कर देता हूं क्या? ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं नेम कर देता हूं कितना?
एफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहां पे थोड़ा केयरफुली चीजों को देखते हैं, जिस समय हमारा प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है, जिस समय प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है उस टाइम पे प्योर वाटर कहां फ्रीज हो रहा है? प्योर वाटर यहां पे फ्रीज हो रहा है ना, प्योर वाटर जो यहां पे फ्रीज हो रहा है, करेक्ट ना? प्योर वाटर ए पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है ना, राइट? उस टाइम पे मान लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है? उस समय मान लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज हाउ मच? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज पी नॉट। ठीक है, जिस समय प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है उस समय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज कितना? पी नॉट, राइट? ये वाला जो है दिस इज वेपर प्रेशर। जिस समय प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है उस समय प्योर वाटर वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट है। अच्छा, जिस समय प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 कितना है? जिस समय प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 कितना है? शोन बाय व्हाट? शोन बाय दिस लाइन, दिस पॉइंट ई ना, सोल्यूशन 1। प्योर वाटर किस टेम्परेचर फ्रीज हो रहा है? प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है इस वाले टेम्परेचर पे ना, करेंगे ना? ये दिस इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर फ्रीजिंग एट दिस, ये जो मैंने यहां सर्कल कर रहा हूं, यहां पे फ्रीज हो रहा है ना प्योर वाटर। और जब प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है इस टेम्परेचर पे, सोल्यूशन 1 मतलब जो रेड वाला ग्राफ है उसका वेपर प्रेशर कहां पे है? तो यहां पे है ना, मतलब क्या? ये वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट्स कैसे लगभग है? सेम है। तो व्हेन प्योर वाटर इज फ्रीजिंग उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 कितना है? उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 इज हाउ मच? लेसर ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 कितना है? दिस इज, सपोज करो लेसर, सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये मान लो क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? सोल्यूशन 1 P1। एंड उसी समय सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कितना है? उसी सेम टाइम पे सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कितना है? ये जब प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है मतलब इस वाले टेम्परेचर पे सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर कितना है? ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग मान लेते हैं कितना? इसको मान लेते हैं कितना? P2, राइट? तो बेसिकली यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर देखा जाए, अगर मैं इसकी बात करूं, AE, ए वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। ई वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, मतलब AE मतलब ये वाला डिस्टेंस। AE मतलब क्या? ये डिस्टेंस, करेंगे ना? AE कितना है? ए वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास? P0 है, और E के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास? P1 है। तो AE की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं बात करता हूं AE की, AE क्या है? P0 माइनस P1, यस, देख सकते हो, विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू डेल्टा P1, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं AF की, देखो ध्यान से, AF क्या है? ये रहा A पॉइंट और ये रहा F पॉइंट। तो AF क्या हो जाएगा? AF हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा ना AF, ये AF हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना AF। मतलब कितना हो गया? A के करस्पॉन्डिंग क्या है? P0, F के करस्पॉन्डिंग क्या है? P2 है। गेटिंग? तो अरे ये क्या हो गया? वेट, हाँ, तो AF कितना हो गया हमारे पास? AF हो गया हमारे पास कितना? AF, this becomes AF, this becomes कितना? P0 minus P2, which is कितना? डेल्टा P2, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 2। ठीक है, उसी तरह से ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट सी है। ये वाला पॉइंट क्या? पॉइंट बी है। ठीक है ना, इसको मैंने यहां पे लेबल किया है, यहां पे ऐसा लेबल किया, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं EC की, मतलब ये ऐसे यहां पे देखो EC की अगर मैं बात करूं, ये E है और ये
सॉरी EB, दिस इज व्हाट पॉइंट E, ये दिस इज पॉइंट E एंड दिस इज पॉइंट B। तो अगर मैं EB की बात करूं, डिस्टेंस EB, तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज व्हाट EB ना। तो अगर ये EB है तो डिस्टेंस EB कितना है, चलो ठीक है, ये EB है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं FC की, तो FC की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये F है और ये क्या है, C है। तो FC कितना हो गया, ये हो गया क्या, FC, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे नीचे लिखता हूं EB, अगर मैं बात करूं EB की, तो EB क्या है, देखो जरा, E के करस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका है, सॉल्वेंट है ना। और B के करस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है, B के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट क्या है, B है। B के करस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1 है। तो EB मतलब ये जो मैंने दिखाया है, डिस्टेंस EB दिख रहा होगा ग्राफ में, ये जो मैंने डिस्टेंस EB दिखाई, ये क्या है, EB वाला डिस्टेंस, EB वाला वैल्यू कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1। अभी मैंने ये बता दिया, ये क्या हो गया, दिस बिकम्स नथिंग बट डेल्टा TF1। उसी तरह FC देखो जरा, यहां पे लेबल किया है FC ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रहा होगा FC तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, FC डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस FC दिख रहा है, दिस इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2 वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2, गेटिंग। तो उसी तरह से ये जो FC हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2, गेटिंग। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा TF ऑफ 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे किसमें, कैलकुलेट करने में, क्या, डेल्टा TF, दिस इज व्हाट EB, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, यहां पे ग्राफ तुमने बनाया, यहां पे आके अगर हम बात करते हैं, इधर पे आते, तो अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, इफ आई टेक टू ट्रायंगल्स, देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल AEB कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEB कौन सा ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल AEB, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं लेता हूं कौन सा ट्रायंगल, मैं लेता हूं ट्रायंगल AFC। तो ट्रायंगल AFC कौन सा ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है। ट्रायंगल AFC बिकम्स व्हाट, अ बिगर ट्रायंगल। ट्रायंगल AFC बिकम्स अ बिगर वाला ट्रायंगल विच इज दिस वन, ट्रायंगल AFC, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं दो ट्रायंगल्स की, if I consider taking triangle, if I consider triangle AEB and triangle AFC, तो AEB और AFC में दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, जल्दी देखते हैं। They are what? They are nothing but they are similar triangles, right? And if they are similar triangles, तो इसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, वर्टिकल लाइंस क्या, AE बाय AF, वर्टिकल लाइंस AE बाय AF क्या होगा, क्योंकि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल से, तो वर्टिकल लाइंस के हिसाब से क्या, AE बाय AF विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन कौन से दिख रहा होगा ना, EB, ये दिस EB, मतलब ये EB बाय कितना, FC, गेटिंग ना, EB बाय FC, हॉरिजॉन्टल लाइन EB बाय कितना, FC, राइट। तो इसके हिसाब से EB हमने कितना निकाला, EB हमने निकाला है यहां से, EB कितना आया हमारे पास, EB आया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1, और FC कितना आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2, ठीक है। तो EB आया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1, तो यहां से EB बाय FC दिस इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2, ठीक है। और AE बाय EF, AE हमने कितना निकाला, AE हमने निकाला था कितना, AE हमारे पास आया था लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ 1, और AF कितना आया था, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस बिकम्स
लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ 1 अपॉन लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ 2, राइट। तो इसके हिसाब से हमें यहां से क्या पता चल रहा है, हमें यहां से ये पता चल रहा है कि therefore delta TF of 1 upon delta TF of 2 is equal to what? Lowering in vapor pressure of 1 upon lowering in vapor pressure of 2, right? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसा बोल सकते हैं therefore delta TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू कितना, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना, इट इज प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड सिंस lowering in vapor pressure P naught minus PS upon P naught is approximately equal to कितना I into molality, getting ना, into कितना molar mass of A by 1000 for a given solvent, molar mass of A by 1000 क्या होगा, constant होगा, मतलब क्या, मतलब ये therefore delta P of solution is proportional to कितना I into molality। तो इसका मतलब हम यहां से सीधे सीधे क्या बोल देंगे, therefore delta TF of solution is proportional to I into molality, right? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा और यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा TF of solution is equal to KF into I into molality, ठीक है ना, KF into I into molality, where KF is known as molar depression constant, molar depression constant और cryoscopic constant, cryoscopic constant, ठीक है, राइट। उसी तरह हमने एक चीज देखा था, केबी देखा था ना, केबी का दूसरा नाम बता देता हूं, केबी को हमने देखा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला था इसको, और सेकेंड नेम है इसका एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, थैंक यू।